डेट है आज 18 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, वन नेशन वन एप्लीकेशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू सारे जितने स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर हैं यानी कि विधानसभा हैं, उनके सारे कार्य को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। यानी कि जितना भी वो काम करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक इंटरनेट पे साइट पे होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांसफ़र करनी है तो सब इन्फॉर्मेशन डिजिटल ही एक्सचेंज की जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन। इसका फ़ायदा ये होगा जब सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल होगी तो हर एक नागरिक है जो हमारे देश का सिटीजन, अगर वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, लेना चाहता है, तो आसानी से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कि स्टेट गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर में क्या हुआ। सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी उसे लेनी है एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगी। इसका मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी के रूट है यानी कि हमारे लोकतंत्र मजबूत होगा इसकी वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब आसानी से लोगों को मिल जाएगी तो इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फूलदेई। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए। एक फेस्टिवल टाइप है ये, एक त्यौहार है ये समझ लो, फूलदेई। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है ये। मार्च से अप्रैल सीजन जो आता है हर साल उसमें मनाया जाता है, लगभग 1 महीने तक चलता है ये फ्लोरिंग सीजन है ये मार्च अप्रैल का, यानी कि फूल वगैरह इसमें खिलते हैं इस सीज़न में। जो लोकल पीपल हैं ये ऐसा मानते हैं कि अगर डोर स्टेप जो घर के दरवाजे उनके सामने फ्लावर रखे जाएं, फूल रखे जाएं भगवान के नाम पे, तो इससे प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, यानी कि समृद्धि आती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, वो बच्चे जाते हैं घर के दरवाजे पे और उन बच्चों को, जो बच्चे फूल लेके जाते हैं उनको बोलते हैं फुलयारी। वो बच्चे फूल लेके डेली जाते हैं, ये लगभग 1 महीने तक करते हैं इस प्रोग्राम को, हर एक घर के दरवाजे पे। उन्हें बदले में लास्ट डे पे कुछ मनी मिलती है, पैसा, और कुछ स्वीट्स मिलती है, मिठाइयाँ मिलती हैं। हर एक परिवार उन्हें मिठाइयाँ और स्वीट्स देता है। इस तरह से ये दरवाजे पे जाएंगे, फूल वगैरह रखेंगे और इन बच्चों को बोलते हैं फुलयारी। और ये उत्सव है, जो ये प्रोग्राम है सारा, इसका नाम है फूलदेई। ये फेस्टिवल सिंबलाइज करता है पीस और हारमनी कम्युनिटी के बीच में, यानी कि जितने भी वहाँ समुदाय रहता है उनके बीच में शांति और मधुर संबंध बने रहें, इसको ये सिंबलाइज करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजुविनेशन ऑफ 13 मेजर रिवर्स थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। प्रीलिम और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। 13 रिवर हैं जिनको रेजुविनेट किया जाएगा। रेजुविनेट का मतलब रिकवर किया जाएगा फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन की वजह से। फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन का मतलब है कि फॉरेस्ट वगैरह डेवलप किए जाएंगे ताकि वहाँ का बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी को आगे प्रमोट किया जाए और बचा के रखा जा सके, कंजर्व किया जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके थ्रू जो 13 मेजर रिवर है हमारे इंडिया की, इनको रिकवर किया जाएगा, रेजुविनेट किया जाएगा, यानी कि इनका पानी साफ़ किया जाएगा। इनमें अगर मान लो पॉल्यूशन है या कोई सिल्टेशन हो रखी है यानी कि गाद वगैरह जमी हुई है, इनको साफ़ रखा जाएगा और इनको कंजर्व किया जाएगा। ये रिवर है 13 रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 रिवर साउथ की आपको पता ही है, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये ब्रह्मपुत्र आप जानते हो कहाँ से निकलती है। और ये आपकी यमुना गंगा के ट्राइब्यूटरी, लूनी राजस्थान में, नर्मदा आप जानते हो मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात तक जाती है। ये चेनाब, रावी सब सिंधु नदी है जो इंडस नदी उसके पास है। चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज और झेलम, ये सारी आप जानते हो कहाँ पे, इसका लोकेशन दिखाने की ज़रूरत है नहीं। जो 13 रिवर हैं ये हमारी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है, वो 45% तक रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि हमारा जो एरिया है पूरा उसको 45% तक इन्होंने घेरा हुआ है इन रिवर सिस्टम ने। ये जो प्रोग्राम चलाया जाएगा फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के जरिए, फॉरेस्ट्री के जरिए इनको रेजुविनेट किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा रिवर को, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन फंड करेगा? ये है फंड करने के लिए एक बोर्ड, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये फंड करेगा, ये पैसा देगा। जो रिवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट है ये 4 गोल अचीव करेगा।
पहला है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट, रिवर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और इनके जो लैंडस्केप हैं यहाँ पे उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट। जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे जैव विविधता, उसको कंजर्व करना, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना, यानी कि जो इकोलॉजी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है उसको दोबारा से रिस्टोर करना। सस्टेनेबल लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव करना, आसपास जो लोग रहते हैं उनको लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव करना। दूसरा नॉलेज मैनेजमेंट, जो आसपास लोग रहते हैं ताकि रिवर को गंदा ना करें, तो नॉलेज मैनेजमेंट भी रखना है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस सेज कर्नाटक हाई कोर्ट। 2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। हिजाब के बारे में, हिजाब आप जानते हो, जो मुस्लिम गर्ल हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अपने सर पे जो सर ढक लेती हैं, जो हेड स्कार्फ होता है उसी को बोलते हैं हिजाब। ये केस चल रहा था कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है ये कि बैन लगा दिया कि हिजाब पहनना स्कूल में कॉलेजेस में ज़रूरी नहीं है और ये असेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि कुछ लड़कियां थी जिन्हें कॉलेज में घुसने नहीं दिया कर्नाटक में, तो उन्होंने केस डाल दिया था कर्नाटक हाई कोर्ट में। कोर्ट ने क्या रूल किया है, कोर्ट ने कहा है कि ये हिजाब पहनना मुस्लिम वूमन के जरिए ये कोई असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम धर्म में, यानी कि ये प्रैक्टिस धर्म की नहीं है कोई भी, जो पहले से जब से धर्म एस्टेब्लिश हुआ कि जब से चलती आ रही हो, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है ये। नेक्स्ट कोर्ट ने ये कहा कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, मतलब जो बाधा लगा रखी है कि आप कॉलेज में हेड स्कार्फ के साथ या स्कूल में हेड स्कार्फ के साथ नहीं घुस सकते, तो ये रेस्ट्रिक्शन जो बाधा है वो रीजनेबल है, यानी कि इसका रीज़न है क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ सभी बच्चों को आना है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है। कोई भी स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता इस बाधा का जो यूनिफॉर्म की लगा रखी है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है हिजाब पहनने में कॉलेजेस में या स्कूल में, क्योंकि जहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है, जहाँ पे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसलिए जो स्कूल यूनिफॉर्म है ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेट नहीं करती। जो हिजाब पहनने के लिए मुस्लिम गर्ल्स हैं, जो उन्होंने आर्गूमेंट दी थी कोर्ट में कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है हिजाब पहनना अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हमारा प्राइवेसी का भी उल्लंघन है, प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि ये इन दोनों राइट को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म है और स्कूल यूनिफॉर्म पहनना इन दोनों फंडामेंटल राइट को उल्लंघन नहीं करता। तो क्या है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और कौन डिसाइड करता है कि ये किसी धर्म की प्रैक्टिस है जो पहनना कुछ ये असेंशियल है, ज़रूरी है या नहीं है, कौन डिसाइड करता है। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का 1954 का, सिरूर मठ केस, ये आपको याद होना चाहिए, सिरूर मठ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने असेंशियली का डॉक्ट्रिन इन्वेंट किया था, ये खोज की थी, यानी कि आविष्कार किया था सबसे पहले, ये डॉक्ट्रिन सिद्धांत इसी केस में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने असेंशियल प्रैक्टिसेस का। इसमें कहा था कि रिलीजन में, जो टर्म रिलीजन है, धर्म है, वो सारे रिचुअल और प्रैक्टिसेस को कवर करता है। जितने भी रीति रिवाज या जितना भी कोई प्रैक्टिस करता है वो सब धर्म में आते हैं, सब इंटीग्रल पार्ट हैं रिलीजन का। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आ जाती है रिलीजन पे ही कि वो असेंशियल प्रैक्टिस है या नॉन असेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन की। अगर वो शुरू से चलता आ रहा है तो वो असेंशियल प्रैक्टिस है, नहीं तो नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है, जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के डिसीजन को, क्या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट या क्या जुडिशरी का ये राइट है, अधिकार है कि वो जो रिलीजन का फंडामेंटल राइट है उसमें इंटरफेयर करें, कि रिलीजन जो है वो हर एक नागरिक का अधिकार है, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन सी प्रैक्टिस करे नहीं करे, क्या उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ये सवाल उठ जाता है। क्योंकि अब जो कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इसका चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है अपना, जब ये केस आएगा तो उसके बारे में फिर पढ़ेंगे आगे। ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये किस किस बेस पे लगाई जा सकती है, जैसे यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो बाधा लगाई है कि आप हिजाब नहीं पहन के आ सकते स्कूल में, तो ये रीजनेबल बताइए, किस आधार पे बताइए कि किस आधार पे स्कूल लगा सकता है कि रेस्ट्रिक्शन बाधा। ये आधार है भाई साहब, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं आर्टिकल 19 क्लास 2 में, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रभुत्ता और अखंडता के आधार पे लगा सकता है कि हमारे भारत की अखंडता प्रभुत्ता मेंटेन रहे, इस आधार पे लगा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पे लगा सकता है रेस्ट्रिक्शन, और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स,
कि विदेशी देशों से हमारे मधुर संबंध रहें, दोस्ताना संबंध रहें, इस आधार पे लगा सकता है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कोई रिवॉर्ड्स दंगे ना हो किसी प्लेस पे, इसको मेंटेन करने के लिए बाधा लगा सकता है। डिसेंसी मॉरलिटी, नैतिकता के आधार पे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मानहानि ना हो इसके आधार पे। डिफेमेशन, किसी के मानहानि ना हो किसी आदमी की, उसके आधार पे। इंसाइटमेंट और टू एन ऑफेंस, अगर कोई अपराध के लिए किसी को उकसाया जा रहा है उसको रोक सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कौन से आधार पे यूनिफॉर्म के जो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि हिजाब पहनना, इनमें से कौन सा आधार है जिस पे आधार बना के आपने हिजाब पहनने को रेस्ट्रिक्शन लगाया, बाधा लगाई है। ये कोर्ट ने नहीं बताया है कि इनमें से कौन सा आपने ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कौन सी यूज की है जिसके आधार पे हिजाब पहनना बैन किया है। इससे पहले देखो कर्नाटक हाई कोर्ट के भी कुछ डिसीजन है हिजाब को लेके। एक है 2016 का एमना बिंट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें केरल हाई कोर्ट ने ये बोला था, केरल हाई कोर्ट का डिसीजन है ये, कि हिजाब पहनना असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन ये ड्रेस कोड को सीबीएसई द्वारा जो ड्रेस कोड लगाया गया है उसको ये हटा नहीं सकता। तो इसलिए क्या हो सकता है कि एडिशनल सेफ गार्ड रखे जाएं। अगर मान लो स्कूल को ये है कि वो नकल छुपा के या कुछ छुपा के लेके आ रही हैं लड़कियां, तो आप उसे चेक करो, तो एग्जामिन करो कि स्टूडेंट्स जिसने फुल स्लीव ड्रेस पहनी हुई है वो ज़रूरी है, तो उसमें आप चेक करो, सेफ गार्ड के लिए एडिशनल लगाओ, चेकिंग के लिए आदमी रखो। तो ये कहा था केरल हाई कोर्ट ने 2016 के एमना बिंट बशीर केस में। इसमें कहा था कि हिजाब पहनना असेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस। अभी केरल हाई कोर्ट ने कहा है ये 2016 में, लेकिन अभी जो कर्नाटक हाई कोर्ट का आया उसने ये मानने से मना कर दिया कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन केरल हाई कोर्ट नहीं। फिर 2018 में एक केस आया था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इसमें कहा था कि पहले तो बोला था कि असेंशियल पार्ट है, यानी कि जो इंडिविजुअल का राइट है वो ऊपर रखा था, यानी कि ड्रेस का जो राइट है वो नीचे रखा था और इंडिविजुअल का राइट ऊपर रखा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया। इसमें कहा था कि जो कलेक्टिव राइट है ना इंस्टीट्यूशन का, यानी कि स्कूल या कॉलेज का जो राइट है जिसने यूनिफॉर्म लगा रखी है वो प्राइमरी रहेगा, प्राइमेसी उसको दे दी गई इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट। यानी कि सब लोग बच्चे पहन के आ रहे हैं ड्रेस तो पहन के आना पड़ेगा। यानी कि ये जो गर्ल चाहती थी कि हेड स्कार्फ पहन के आए, इन्होंने केस किया था केरल हाई कोर्ट में और स्कूल ने इन्हें अलाउ कर दिया था ये हिजाब पहनने से, हेड स्कार्फ पहनने से। लेकिन कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स की जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी थी और कहा था कि जो ड्रेस लगाई गई है इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो ड्रेस कोड मानना पड़ेगा। ये 2018 में कहा था, यानी कि जो केरल हाई कोर्ट ने पहले कहा था ना उसका बिल्कुल ही उलट बोल दिया इसमें। अब इसका और दूसरे आर्टिकल में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जो ये कर्नाटक हाई कोर्ट का अभी डिसीजन आया 2 दिन पहले, रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के इस जजमेंट का नाम है, कर्नाटक हाई कोर्ट का आया था। यानी कि हिजाब पहनने पे रोक लगा दी, इसमें क्लासरूम में हिजाब पहन के नहीं जा सकती। पिटिशनर अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए कर्नाटक हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो देखते हैं। जो पिटिशनर है इन्होंने क्या आर्गूमेंट दिए हैं, जिन्होंने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या आर्गूमेंट दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम गर्ल्स हैं उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है क्लासेज में, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में। कर्नाटक का उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है वहाँ पे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये केस था और कॉलेज ने इन्हें घुसने से मना कर दिया था। तो गर्ल ने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि हिजाब से बैन करोगे तो ये कोई, अगर गर्ल ने आर्ग्यू दिया था अगर हिजाब पहनना बैन है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, बल्कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजन का जो हमारा अधिकार है उसका भी उल्लंघन होगा। गर्ल ने ये कहा कि अगर आप हिजाब पहनने से हमें अंदर, हिजाब पहन के हमें अंदर नहीं आने दोगे तो ये हमारे साथ भेदभाव ही नहीं होगा, बल्कि भेदभाव तो होगा ही होगा, बल्कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजन का, उसका भी उल्लंघन होगा। क्योंकि ये हमारा फेथ है, आस्था है हमारे धर्म में कि हम अपने सर को ढक के चलें। ये गर्ल का कहना था। और पिटिशनर ने क्या बोला है, और बोला है, देखो पिटिशनर ने ये आर्गूमेंट दी है जो थोड़ा वैलिड लगती है। मुस्लिम गर्ल की जो एजुकेशन है उनके अमंग वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम मुस्लिम गर्ल हैं जो एजुकेटेड हैं। जो क्लासरूम में देखने को मिलती है मुस्लिम गर्ल बहुत ही कम है। बहुत ही कम माँ बाप अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं।
अगर ये प्रथा हटा दी गई कि हेड स्कार्फ ना रखें, तो हो सकता है बहुत से माँ बाप उन्हें ना भेजें स्कूल कॉलेजेस, क्योंकि उनकी ये प्रथा है कि वो अपना सर ढक के जाएं, अपने आप को ढक के रखें। अगर ये ना पहन के जाएंगी तो हो सकता है बहुत सारे माँ बाप उन्हें भेजें ही ना, तो ये उनके एजुकेशनल कैरियर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। नेक्स्ट है कि ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, इसकी थोड़ा और की हाईलाइट पढ़ लेते हैं। इसमें ये तो बोला ही कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम धर्म की, और यूनिफॉर्म ज़रूरी है। ये यूनिफॉर्म है जो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, भेदभाव नहीं करती, क्योंकि ये तो इक्वलिटी लाने के लिए प्रोवाइड की जाती है स्कूल के द्वारा, और स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते इसका, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये जो यूनिफॉर्म लगाई गई है। और ना ही ये आर्टिकल 14 और 14 और 15 का उल्लंघन करती है, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट्स के बीच में इक्वलिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म लगाई जाती है। तो चाहे वो किसी रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, जेंडर का हो, और किसी धर्म का किसी का भी हो, तो वो इसका अधिकार नहीं रोकती, बल्कि इक्वलिटी लाती है बच्चों के अंदर की सारे बच्चे एक समान दिखें स्कूल और कॉलेजेस में, इसलिए लाई जाती है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने और कुछ आर्गूमेंट दी। और इसमें यह है कि जो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल के डिसिप्लिन है वो प्रिवेल करेंगे इंडिविजुअल चॉइस के ओवर, यानी कि इंडिविजुअल की चॉइस नहीं मानी जाएगी इंस्टीट्यूशन में या स्कूल कॉलेजेस में, बल्कि इंस्टीट्यूशन के क्या डिसिप्लिन लगा रखे हैं उन्होंने, उनके अनुशासन क्या है, वो इसमें प्राथमिकता उनको मिलेगी, वो प्रिवेल करेंगे, वो माने जाएंगे, ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा। इसमें दूसरा ये भी है इसमें कि इसने पाया कि ये कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है अपने आप को एक्सप्रेशन और प्राइमेसी को दिखाने के लिए क्लास के अंदर विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द क्लासरूम, कि ये सब्सटेंटिव राइट नहीं है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा। क्योंकि स्कूल्स वगैरह ये क्वालिफाइड स्पेसिज हैं। क्वालिफाइड स्पेसिज का मतलब है कि ये ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे इंडिविजुअल राइट अपने आप का दावा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्योंकि अगर इंडिविजुअल अपने अधिकारों का दावा करेगा तो ये जनरल डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है स्कूल और कॉलेज का, इसके विरुद्ध होगा, उसके लिए हानिकारक होगा, और स्कूल में अनुशासन मेंटेन नहीं किया जा सकेगा। ये ऐसा मानना है कर्नाटक हाई कोर्ट का। और इसमें ये भी है, देखो सिर्फ इसी पे लागू नहीं होगा कि मुस्लिम गर्ल हेड स्कार्फ पहन के नहीं आ सकती। कोई भी धर्म का आदमी, किसी भी धर्म का हो, वो कुछ भी ऐसा रिलीजियस जो संबंधित है या ड्रेस कोड के अगेंस्ट है, कोई भी धर्म का आदमी नहीं पहन के आ सकता। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने कहा है कि जो कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी है वो डिसिप्लिन या ड्रेस कोड जो लगाती है वो स्टूडेंट को मानना होगा, ये क्लियर किया है। लेकिन इस जजमेंट का कुछ एक्सपर्ट ने क्रिटिसिज्म किया है, कुछ आलोचना की है। एक क्रिटिसिज्म तो हमने जाना कि पहला तो वही कि कर्नाटक हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, कि वो ये डिफाइन कर सकती है कि ये जिस धर्म का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। क्या ये अधिकार कोर्ट को है ये डिसाइड करने का रिलीजन के कि रिलीजन का पार्ट है या नहीं है? पहली बात तो यही। और आर्ग्यूमेंट दिए हैं बहुत सारी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जो या लीगल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हमेशा एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन है जो इसको क्वेश्चन किया है। तो ये सवाल उठ जाता है कि लोअर जज के पास इतनी नॉलेज होती है क्या रिलीजन की? क्योंकि इनके पास बहुत ही कम नॉलेज होती है। जो धर्म के भाई साहब धर्म गुरु होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है रिलीजन की। तो सवाल ये उठ जाता है, इतनी कम नॉलेज होते हुए धर्म के बारे में लॉयर, वकील और जजेज जो होते हैं वो क्या इंटरफेयर कर सकते हैं कि इस डॉक्ट्रिन में, सिद्धांत में, कि कौन सी असेंशियल प्रैक्टिसेस है रिलीजन की और कौन सी नहीं है? कोर्ट को ये आर्गुमेंट भी देखो कोर्ट ने साइड स्टेप कर दिया है इसमें, कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और राइट टू इक्वलिटी है, ये क्या है, डेरिवेटिव राइट्स हैं और ये लेसर राइट हैं। ये ड्राइव किए गए हैं इस राइट के जरिए कि जो स्कार्फ पहनना ड्राइव किए गए हैं, डायरेक्टली दिए नहीं गए हैं आर्टिकल 19(1) में। तो ड्राइव किए हुए राइट हैं, इसलिए आर्गूमेंट को साइड स्टेप कर दिया इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने। और कुछ एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये आलोचना की है कि इस जजमेंट की, कर्नाटक हाई कोर्ट की, कंपेयर किया है कि स्कूल कॉलेजेस में नहीं पहन के आने देना हिजाब, ये कंपेयर किया है जेल से। जो प्रिजन में डिटेनी रहते हैं ना कैदी, उनसे कंपेयर किया है कि वो जैसे अपना इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट अपना असर्ट नहीं कर सकते, अपना जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं उनका अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसी तरह से स्कूल कॉलेजेस को जेल से कंपेयर किया है कि एक कैदी की तरह, स्टूडेंट से कैदी की तरह हो गए हैं कि वो अपने जो राइट है फंडामेंटल राइट उनका ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इससे कंपेयर किया है। नेक्स्ट है कि इसमें
कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कहा है फिर तो जैसे अगर हिजाब पहनना बैन कर दिया तो फिर तो जो बिंदी पहन के आती हैं कुछ महिलाएं, मान लो शादीशुदा हैं, मंगलसूत्र पहन के आती हैं, या अपने हाथ में कलाई में जो एक धागा बांध लेते हैं सेक्रेड थ्रेड वगैरह, तो ये भी एक रिलीजियस सिंबल ही है। फिर तो ये भी नहीं पहनने दिया जाएगा यूनिफॉर्म के यूनिफॉर्म कोड को लगा के, ये भी नहीं पहनने दिया जाएगा किसी को मंगलसूत्र, बिंदी या धागा कलाई में। कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल अकोमोडेशन के फेवर में दिया आर्गूमेंट। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब ये है कि किसी भी प्लूरलिस्ट सोसाइटी में, प्लूरलिस्ट सोसाइटी का मतलब है ऐसी समाज, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी धर्मों का रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट करे, प्रेम करे, हारमनी हो, मधुर संबंध हो, ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं प्लूरलिस्ट सोसाइटी। तो ये प्लूरलिस्ट सोसाइटी अलाउ कर सकती है क्लासरूम में किसी भी ऐसे सिंबल को जो सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे बिना किसी की इक्वलिटी को अंडरमाइन किए हुए। अगर मान लो कोई प्रैक्टिस ऐसी है कि किसी की समानता को उल्लंघन नहीं करता, वो समानता को यानी कि सभी को इक्वल दर्शाता है और उसमें इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं हो रहा, तो फिर उसको अलाउ कर सकता है प्लूरलिस्ट सोसाइटी क्लासरूम के अंदर। तो ऐसा कहना था कोर्ट का। और ये भी कहा कि देखो कुछ एक्सपर्ट ने ये भी आलोचना की कि अब ये भी डर है कि हिजाब जो बैन है अब ये नेशनल इशू बन जाएगा, पूरा राष्ट्रीय इशू बन जाएगा। अभी तक तो कर्नाटक के पे ही ये था, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में ही था, लेकिन अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो नेशनल इशू हो जाएगा, नेशनल इशू बन सकता है ये। कंक्लूजन में ये है कि देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि फ्रीडम मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि धर्म का जो आज़ादी है इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज़ादी इम्पोर्टेंट है इसमें, ना कि रिलीजन इम्पोर्टेंट है। समझ में आया आर्गूमेंट कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म का जो आज़ादी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, आज़ादी इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि रिलीजन इम्पोर्टेंट है, धर्म भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि रिलीजन का जो आज़ादी है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज़ादी इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छी आर्गूमेंट है, ये आप कोटेशन लिख सकते हो कहीं पे भी जो रिलीजन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए मेंस में।